नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रोल पत्रिका। जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान की जो राजनीति है, सियासत के अंदर जो है अभी काफ़ी गरमाई हुई है। जैसे कि सचिन पायलट को लेकर के बड़े बयान दिए गए और जो है मानेसर को लेकर के भी जो है राजनीति करी जा रही है। तो उसको लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा जी हमारे साथ जो है मौजूद है। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर जी। आप बताइए आप कैसे हैं? सर, ये मानेसर जो मामला है, ये उसको लेकर के जो है अब दोबारा से जो है राजनीति की जा रही है, तो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, मामला आप सही कह रहे हैं कि वो पूर्ववर्ती सरकार के समय का मामला था या घटनाक्रम था। मैं तो ये कहता हूँ कि वो प्रायोजित था पूरे तरीके से। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, स्वयं पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, वो ये चाहते थे कि जिस व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बना रखा है, कहीं उसे आने वाले समय में कोई अवसर ऐसा ना मिल जाए, तो उसकी छवि को कैसे खराब किया जाए। उसके लिए उन्होंने एक स्वरचित, प्रायोजित एक षड्यंत्र की रचना की और उस षड्यंत्र में वो पूरी तरह से कामयाब हुए। वो जिस व्यक्ति को अपनी आँख की किरकिरी समझते थे, जिसे अपने जीवन में राजनीतिक रूप से काँटा समझते थे, उसे उन्होंने पूरी तरह से निकालने का जो एक षड्यंत्र रचा, उसमें कामयाब हुए। उन्होंने उनको पार्टी से निष्कासित करवा दिया, बर्खास्त करवा दिया और छवि इतनी खराब करवा दी कि राजस्थान में मेरी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं सचिन पायलट, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मिलकर सचिन पायलट मेरी सरकार गिराना चाहते हैं और मेरे पास इसके सबूत हैं। ऐसा दावा वो बार-बार करते हैं। हालाँकि सबूत पिछले 3 वर्ष में आज तक तो उन्होंने सार्वजनिक किए नहीं और कभी होंगे भी नहीं। मुझे लगता है वो उन सबूतों को रखकर कहीं भूल गए हैं, इसलिए वो सबूत उन्हें मिलेंगे नहीं। बस बार-बार उस प्रकरण को उठाकर आज भी वो ये साबित करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आप देखिए, मामला तो था राधा मोहन अग्रवाल जी ने जिस तरह से घटिया और स्तरहीन शब्दों का प्रयोग किया हमारे प्रदेश के एक कद्दावर नेता के लिए और चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए, उसकी निंदा करनी थी। भारतीय जनता पार्टी को ये कहना था कि आपके ये जो प्रभारी हैं या उन स्वयं प्रभारी को ये कहना था कि आपको इस प्रदेश में आकर कम से कम इस तरह की घटिया और स्तरहीन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र ने राजनेता के रूप में जनप्रतिनिधि चुना है। तो ये जो आपने किया, लेकिन उस सारी चीज को तो अलग करके आप आ गए मानेसर पे। आप ये कहते हैं कि जो गलती इन्होंने की, उसका खामियाजा इन्होंने भुगत लिया। अब ये संभल गए हैं, अब हमें छोड़ के नहीं जाएँगे। अरे भई, सचिन पायलट जी छोड़ के कहाँ गए थे? वो तो आपने उनको पार्टी से निष्कासित करवाया था, वो आपकी चाल थी। वो तो कभी छोड़ के गए ही नहीं। तो ये जो बार-बार कहना और ये इसी मुद्दे को उठाना, आज भी उनकी मंशा ये है कि उस बहाने वो ये उनकी जो छवि थी सचिन पायलट जी की, जो उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये मेरी सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे, उस छवि को खराब करने के लिए आज भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता सचिन पायलट हैं। तो कैसे उनको जनता के समक्ष उनकी छवि को खराब किया जाए, आज भी उसी में उलझे हुए हैं। तो यही कारण है, इसलिए बार-बार वो मानेसर को याद करते हैं, बार-बार कहते हैं कि मेरी सरकार गिर रही थी। चाहे वो नागौर जाएँ, डीडवाना में वो यही भाषण देंगे कि मेरी सरकार गिरा रहे थे। यहाँ पे बात पूछी राधा मोहन जी से संबंधित और कह रहे थे कि भई मानेसर जाने वालों ने गलती कर दी, अब वो भुगत रहे हैं, अब उनको समझ में आ गया। तो ये जो इस तरीके से ये जो इनका पैटर्न है ना राजनीति करने का, ये अपने आप को आज भी राजस्थान में एकमात्र कांग्रेस के नेता के रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं कि मेरे अलावा कांग्रेस में कोई बड़ा नेता है ही नहीं, और जो है उनकी छवि को खराब करके आला कमान को वापस ये समझाया जाए या उन तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि इनकी छवि तो पहले ही बहुत खराब हुई हुई है, तो इन्हें कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए। राधा मोहन दास अग्रवाल जो है, सचिन पायलट को बहरूपिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है?
मैं कड़ी निंदा करता हूं ऐसे व्यक्ति की, राधा मोहन अग्रवाल की, कि वो अपने आप को नेता कहते हैं और राजस्थान के प्रभारी के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों का, ऐसे स्तरहीन और घटिया शब्दों का प्रयोग अगर वो यहाँ करते हैं तो इसकी कड़ी निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि उन्हें इस प्रदेश के प्रभार से मुक्त कर दिया जाए, अन्यथा प्रदेश की जनता आने वाले समय में ऐसा सबक सिखाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ याद आ जाएगा कि उन्होंने कैसे कैसे कर्म किए और किस तरह से प्रदेश में जो एक राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए उसको लांग कर आपने घटिया और स्तरहीन शब्दों का प्रयोग किया। मदन राठौड़ कहते हैं कि जो अशोक गहलोत है वो आज भी जो सचिन पायलट है उनको बच्चा समझते हैं, तो ये क्या है मामला पूरा? सचिन पायलट को बच्चा नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि सबसे बड़ा, उनको तो डर लगता है ना उस व्यक्ति से। बच्चे ही होते तो डर क्यों लगता? उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसी घटनाओं को बार-बार याद दिलाना पड़ रहा है, क्योंकि वो बच्चे नहीं हैं, वो एस्टैब्लिश और कद्दावर नेता हैं, नौजवानों के चहेते नेता हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चा नहीं समझ के वो तो उनसे डरते हैं, भयभीत हैं और वो डर आज भी उनके ज़हन में कहीं न कहीं है। इसीलिए तो बार-बार, बार-बार वो ऐसे मुद्दे को उछालते हैं जो कभी मुद्दा था ही नहीं। राजस्थान में सरकार ना कोई गिरा रहा था, ना सरकार गिर रही थी। वो उनका पूरा का पूरा एक प्रायोजित षड्यंत्र था जिसमें प्रदेश की जनता और अपने कांग्रेस के नेताओं को वो ये संदेश देना चाहते थे, या ये पूरे तरीके से भरोसा दिलाना चाहते थे कि मेरी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। तो वो उस समय सफल रहे और आज भी प्रयास कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा की जो सरकार है, 3 साल कार्यकाल इनके पूरे होने वाले हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, लगभग आप सही कह रहे हैं कि ढाई से पौने 3 वर्ष का समय हो गया, हुँ। और मैं इस सरकार के कार्यकाल को, अभी तक के कार्यकाल को 10 में से 0 अंक प्रदान करता हूँ। इसका सीधा-सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने सरकार में आने के बाद प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे, प्रदेश की जनता को जो भरोसा दिलाया था और जिस भरोसे पे प्रदेश की जनता ने उनको बहुमत दिया, उनकी पार्टी की सरकार बनाई, वो भरोसा पूरी तरह से तोड़ चुके हैं। उन वादों पर, उन दावों पर भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार खरी नहीं उतरी है। वो जो बड़े-बड़े स्लोगन उन्होंने पहले लगाए थे होर्डिंगों में कि नहीं सहेगा राजस्थान, चाहे महिलाओं से संबंधित बातें करते हों, नौजवानों से संबंधित बातें करते हों, किसानों से संबंधित बातें करते हों, व्यापारियों से संबंधित बातें करते हों, प्रदेश के हर वर्ग को लेकर उन्होंने बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार अब अपने होर्डिंगों पे स्लोगन बदल दे और नया स्लोगन लिख दे कि अब तो यही सहेगा राजस्थान, ताकि प्रदेश की जनता को पता लगे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जिन वादों पर, जिस तरह के दावों पर उनकी सरकार बनी, वो वादे और वो दावे पूरी तरह से शून्य हो गए हैं, पूरी तरह से गायब हो गए हैं। एक डमी के रूप में लोग भी कहते हैं, जनता कहती है, तमाम लोग कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री डमी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। सारे के सारे आदेश दिल्ली से आते हैं, जिनकी पालना में लगे रहते हैं, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही काम होता है और यहाँ से सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए ही काम किए जाते हैं। तो एक ऐसी सरकार जिसके बारे में जनता की राय ये बनने लग गई हो, तो आप सोचिए कि अब उसका भविष्य क्या होगा। प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी होगी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी नौजवानों को अवसर देगी और नौजवानों के साथ हमेशा उम्मीद रहती है। नौजवान काम करना चाहता है, जोश और ऊर्जा के साथ काम करना चाहता है और उनके नेतृत्व में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हर हाल में हम अपने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस बनाएंगे, ये मेरा दावा है। तो सीएम किसको देखते हो, सचिन पायलट या गहलोत? ये निर्णय पार्टी करती है। विधायकों की जो चुनकर आते हैं, उनकी राय-शुमारी के बाद कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान उस राय-शुमारी और सहमति से ये निर्णय करता है कि आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लेगा और सभी उस निर्णय के साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी में ये परिपाटी नहीं है कि किसी व्यक्ति को चेहरा बनाकर या मुख्यमंत्री घोषित कर कर चुनाव लड़ा जाए। तो जिसे भी पार्टी के चुने हुए विधायक और आला कमान चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे और वही मेरी पसंद होंगे।
अच्छा, वही आपकी पसंद हो गई। जो पार्टी की पसंद होगी वही मेरी पसंद होंगे। भजनलाल शर्मा कहते हैं कि मैंने जो कार्यकाल करा मेरे जो हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 500 जो करोड़ है, उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। मतलब 500 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। तो ये आप कैसे देखते हो, क्या सत्य है या? देखिए, कागज़ों में और आँकड़ों में खर्च तो कोई भी दिखा सकता है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिस तरह से प्रशासनिक तंत्र है और जो ये कई तरह के बड़े-बड़े वादे और दावे करते हैं कि हमने इतना खर्च कर दिया, ये तो वहाँ की जनता तय करेगी ना। वहाँ की जनता अगर ये कहे कि इस विधानसभा क्षेत्र में या हमारे इस क्षेत्र में इतने करोड़ों के विकास कार्य हुए हैं, तो जनता निश्चित तौर पर उनको आगे अपने दिलों में जगह प्रदान करेगी। लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है, जो माहौल बन रहा है, चाहे लगातार समाचार पत्रों को आप देख लीजिए या मैं तो बात करता हूँ जनभावना की। मैं लगातार पूरे प्रदेश में घूमता हूँ, जनता के साथ मेरा एक कन्वर्सेशन होता है, मुझे फीडबैक मिलते हैं। तो ये जनभावना बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। इसीलिए मैंने तो शून्य अंक प्रदान किए हैं ना। तो जो बातें करें कि करोड़ों के विकास कार्य करा दिए, तो आप आंकड़ों में कुछ भी बोलते रहिए, उससे किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो वो कहते हैं कि जैसे कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी की बात नहीं माननी चाहिए, वो आपको बरगला रहे हैं, वो ऐसे-ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, सीएम भजनलाल। हुँ, हुँ। देखिए, हमारे नए और ऊर्जावान तरीके से काम करने की चाह रखने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल जी, कांग्रेस की बात ना सुनें, ऐसा आपके कहने से या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता के कहने से तो संभव होगा नहीं। ये तो जनता अगर बात सुनना चाहेगी तो कांग्रेस की बात को पुरजोर तरीके से समर्थन भी देगी और बात भी सुनेगी। क्योंकि कांग्रेस अपने विपक्ष की भूमिका निभाता है। कांग्रेस ने जनता को ये बार-बार एहसास कराया, जनता के सामने तथ्यों से अपनी ये सच्चाई रखी, बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं रही है। उसने जो वादे किए, जो दावे किए, वो पूरी तरीके से हवा में उड़ गए हैं। तो जब हम जनता के पास जाएँगे और उनको इस सरकार की पोल खोलेंगे, तो दर्द तो होगा ही होगा ना। इसलिए ये चाहते हैं कि कांग्रेस की बात ना सुनी जाए। अरे भई, कांग्रेस तो वो पार्टी है, जो ज़मीनी स्तर पर जनता को भ्रम ना रहे किसी प्रकार का और जो सरकार है, जनहित के मुद्दों को हम उठाते हैं, जन कल्याण की बातें हम करते हैं और किस तरह से आपके साथ धोखा किया जा रहा है, जब हम ये जनता को बताएँगे, तो उन्हें तो तकलीफ होगी ना और वो ये कहेंगे कि आप इनकी बातें मत सुनो, ताकि वो अपने उस भ्रमजाल को फैलाने में कामयाब हों, अपनी उस झूठी जो प्रचार कर रहे हैं, झूठी जो खुद को तसल्ली दे रहे हैं, झूठे विकास की जो गाथा सभी को सुनाना चाहते हैं, उसमें वो कहीं असफल ना हो जाएँ, इसलिए वो ये मना करते हैं। कांग्रेस की सरकार रही, अभी जो बीजेपी की सरकार है, इसके अंदर जो है 3 साल के अंदर इतने धरना प्रदर्शन हुए, क्या कांग्रेस और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो छात्र से लेकर के हर फील्ड के जो काम करने वाले हैं, सभी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर उनकी जो बातें हैं वो मानी नहीं जाती है, वो धरना प्रदर्शन करते ही रहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो सर? यही मैंने कहा ना कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। जब हर वर्ग धरने दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहा है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही, ना उनकी बात मानी जा रही है, तो ये सरकार फेल हो गई पूरी तरह से। तभी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं ना। भई, जो लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी और लोकतंत्र में कि अपनी बात को धरने के रूप में, प्रदर्शन के रूप में जनता जनता एकजुट होकर कहे और वो उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अपनी बात कह रहे हैं। भई, जब सरकार कुछ काम कर ही नहीं रही तभी तो परेशान है जनता, अन्यथा इतने धरने प्रदर्शन क्यों होते? क्यों उनके खिलाफ नारे लगते? क्यों उनको ये कहा जाता कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है? तो ये इस सरकार का शत प्रतिशत फेलियर है कि प्रदेश में इतने धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल, आप अपना जो आदर्श है राजनीति के अंदर वो किसको मानते हो? राहुल गांधी जी को। जिस तरह से अब पूरे देश में कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए वो संकल्पित हैं, नए-नए तरह के प्रयोग कर रहे हैं और नौजवानों को लेकर जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि देश में और प्रदेश में कांग्रेस नौजवानों को आगे बढ़ाने का अवसर देगी और निश्चित रूप से आगे मजबूत होकर हम इस प्रदेश में अपनी पुरजोर तरीके से वापसी करेंगे और मुझे लगता है कि नौजवानों के नेतृत्व में हर हाल में अपनी सरकार बनाएँगे। तो 2028 में युवाओं की सरकार बनेगी या फिर? बिल्कुल, निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है, युवाओं की ही सरकार बनेगी और युवाओं को ही मौका मिलेगा।